खुशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। हिमालय, पहाड़ों और उसकी नदियों की सुध लेने वाली, समाज के लिए समर्पित, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित, गांधीवादी जानी मानी, और ऐसी गांधीवादी जिनको याद करेंगे लोग आने वाले बरसों में भी। आज की हमारी तेजस्विनी राधा भट्ट। दिखने में एक आम साधारण महिला, लेकिन आम कतई नहीं। संघर्ष, खासतौर से महिला अधिकारों के संघर्ष की संपूर्ण गाथा है राधा भट्ट। कम उम्र में ही विनोबा के भूदान से जुड़ गईं और भूदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। लंबे समय तक प्रमुख गांधीवादी सरलाबेन के सानिध्य में रहीं और आज भी कौसाने स्थित उनके लक्ष्मी आश्रम का सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं। आजीवन समाज सेवा के लिए प्रतिबद्ध राधा बहन भट्ट का संपूर्ण जीवन गांव और पहाड़ों की यात्राओं में बीता, जिनके माध्यम से राधा भट्ट ने खासतौर पे महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया। गांधी युग के बचे हुए थोड़े से गांधीवादियों में प्रमुखता से शुमार किए जाने वाली राधा भट्ट हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मिलते हैं जानी मानी गांधीवादी और समाज सेविका राधा भट्ट से। बहुत बहुत स्वागत है तेजस्विनी में आपका राधा जी। धन्यवाद। ये बताइए कि इतनी सारी आप पदयात्राएं करती हैं, लगातार देश में भ्रमण करती हैं, तमाम आंदोलनों की आप अगुवा रही हैं, आप उसमें शामिल रही हैं, कैसे इतनी पदयात्राएं आप करती हैं? मैं सोचती हूँ पहाड़ के लड़की के लिए पदयात्रा करना कोई कठिन काम नहीं है, और ख़ास करके अगर मन के अंदर कोई मिशन हो, कोई जज्बात हो कि मुझे करना है, और जिसके लिए मैंने अपनी किशोरावस्था में ही सोच लिया कि मुझे करना है, तो उसके लिए पदयात्रा करना कोई कठिन बात नहीं है। ये बताइए कितने हजार किलोमीटर आप पदयात्राएं कर चुकी होंगी? अब मैंने गिना तो नहीं, हिसाब नहीं रखा, लेकिन मैं सोचती हूँ पूरे जीवन में अभी तक के लिए लगभग 60-70 हज़ार किलोमीटर मैं चली होंगी, मुख्य उत्तराखंड में और बाकी मैदानी हिस्सों में भी। मैं विनोबा जी के साथ भी भूदान पदयात्रा में थी, यूपी में थी और फिर आसाम में थी, और वहाँ भी कई दिनों, एक महीने तक मैं उनके साथ पदयात्रा करती थी। तो ऐसी पदयात्राएं बहुत हुई हैं। हाँ, और फिर बाद में भी कई बार हमने पदयात्राएं मैदानी भाग में भी की हैं और उत्तराखंड में तो की हैं। जी। तो राधा जी ये बताइए कि ये समाज सेवा की तरफ समर्पण, गांधीवादी विचारधारा की तरफ समर्पण, ये कैसे आया दिल में आपके? वो तो मैं कैसे जानूं कि क्यों आया मेरे दिल में, क्योंकि कोई व्यक्ति ने मुझे कहा हो कि अब तुमको ये करना है, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, इतनी बात है कि मैं जब किशोर थी, माने मैं जब 8वीं 7वीं ऐसे पढ़ती थी, उसके आगे तो कोई पढ़ने नहीं दे रहा था। अच्छा। हाँ, लेकिन वहाँ तक एक आर्य समाजी विद्यालय में मैं पढ़ती थी, और वहाँ रोज़ हर सप्ताह में एक बार एक प्रवचन भी होता था, और वो स्वामी जी हमेशा कहते थे कि गार्गी और मैत्री जैसी तेजस्वी बनो। अच्छा। लड़कियों को ऐसा बनना चाहिए, ऐसा वो कहते थे। भले ही हमने उनको फिर उसी का जवाब दिया, हमने कहा तुम पढ़ने तो देते नहीं आगे को, तो कैसे बनेंगे? तो उनका नहीं, मैं तुम्हारी एडवोकेसी करूँगा, तुमको आगे पढ़ने दूंगा, ऐसा इस तरह से हुआ था। तो राधा जी आप तो बहुत एक उत्तराखंड के एक बहुत ही सुदूर गांव से आती हैं। बताइए ना उस समय का बचपन कैसा था और कितना मुश्किल था एक बच्ची के लिए आगे बढ़ना, फिर पढ़ने की जिद करना और फिर आगे चलते जाना? वो बहुत लंबी बात है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेरा गांव जो है वो अल्मोड़ा ज़िले के मल्ला सालम पट्टी के धुरका गांव में है, और उस गांव में उस समय कोई भी व्यक्ति अपने गांव से बाहर नहीं गया था। मेरे पिताजी पहले आदमी थे जो कि आर्मी में भर्ती हो गए थे, और दूसरा ये था कि जो स्कूल था वो वहाँ से 13 किलोमीटर या पता नहीं मील कितना उतने दूर था।
तो इसलिए पढ़ने वाला कोई मतलब ही नहीं था। पर पिताजी चूंकि आर्मी में थे इसलिए उनको लगता मेरे बच्चे पढ़ें, उन्होंने सीखा था बाहर जाके। और लड़की के लिए शायद शुरू में उनके मन में नहीं था ऐसा लगता है, पर मैंने तो मैं गांधी के रास्ते में जाने वाली थी ना तो शुरू में सत्याग्रह कर दिया। अच्छा। हाँ, बस मैं खाना नहीं खाऊंगी और बस मुझे क्यों नहीं भेजते हो, भाई को भेजते हो, मुझे नहीं भेजते हो। तो मैं उसी समय पैर पटक पटक के उनको मैंने मना लिया और उन्होंने घर पर मेरे पढ़ने का इंतज़ाम करवाया। और फिर जब वो आर्मी में ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें वो गए थे। अच्छा। आसाम बॉर्डर पर जापानीज के साथ। तो फिर यहाँ उन्होंने हमको जहाँ हम बाद में पढ़े नैनीताल जिले में रामगढ़ जगह में। अच्छा। हाँ, वहाँ तो रखा। राधा जी, उस समय में तो ये सारा देश जिस प्रकार से मतलब आज़ादी के पहले का वो युग था और उसके बाद में किस तरह से आपने गांधी जी को कैसे समझा, कैसे जाना और कैसे वो एक कहते हैं ना कि एक लॉ लग जाना, वो कैसे हुआ? नीलम जी, मैंने गांधी जी को कुछ समझा ऐसा मैं नहीं कह सकती। इतना ज़रूर था कि हम जब छोटे थे तभी जो स्वतंत्रता सेनानियों को डंडा मार के जेल ले जाते थे तो हमारी सहानुभूति हमारी सब लड़कियों की और लड़कों की वो स्वतंत्रता सेनानियों की ओर होती थी। तो उतना गांधी को जानते थे, गांधी वाला है, वो टोपी पहनी है वो गांधी वाला है, ये हम जानते थे। पर गांधी का क्या विचार था, उनका क्या सिद्धांत था, उनकी क्या जीवन शैली थी, वो कैसा व्यक्ति को बनने को कहता, कुछ भी पता नहीं था। पर नहीं, एक बात थी मेरे मन में, मैं किशोर थी जब, शायद 14-15 ऐसे साल की, तो तब भी मैं सोचती थी कि पहाड़ की महिलाओं को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कोई जीवन नहीं है, कोई पढ़ने का मौका नहीं है, कोई खास कोई मनोरंजन का कुछ मौका नहीं है, तो इनके लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा पता नहीं क्यों मेरे अंदर आया था। शायद अपनी माँ को देख के आ गया या चाची को देख के या गांव की स्त्रियों को देख के, ऐसे किसी को भी देख करके मेरे मन में आया। और तब मैंने सोचा कि मुझे समाज में कुछ करना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए। ये मेरे मन में आ गया। और फिर आपने आजीवन विवाह नहीं किया? हाँ, नहीं किया। वो मैं अपने माता पिता को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ज़बरदस्ती धकेल के पालकी में नहीं बिठा दिया कि जाओ अपनी ससुराल, ऐसा नहीं किया। शायद उसकी वजह ये कि आपका रास्ता ही कुछ और था। हाँ। तो फिर ये रास्ता लक्ष्मी आश्रम की तरफ मुड़ा और वो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा पड़ाव था। पिताजी ही ढूंढ के लाए कि लक्ष्मी आश्रम एक जगह है जहाँ समाज सेवा की जा सकती है, और सरला बहन जी ने शुरू कर दिया था उसको। उन्होंने 46 में शुरू किया, मैं 1951 में के शुरुआत में 1 जनवरी को वहाँ पहुँची। तो इस तरह से थोड़े ही समय के बाद मेरा भी शुरू हो गया लक्ष्मी आश्रम के साथ इतिहास। जी, तो सरला जी तो हम जानते हैं एक ब्रिटिश महिला थी, लेकिन वो फिर आजीवन यहीं रही और आपको बड़ा सानिध्य मिला है उनका। किस तरह के वो पल थे, किस तरह का वो डिसिप्लिन था, किस तरह की वो सीख थी जो आपने वहाँ से सीखी? एक बात यह है, सरला बहन का अपना जीवन ऐसा था कि कोई भी उससे प्रभावित भी हो सकता था और करने के लिए प्रतिबद्ध भी हो सकता था कि नहीं मुझे ऐसा ही करना है। मेरे लिए तो कम से कम ऐसा ही हुआ कि सरला बहन इतनी निर्भीक थी, और उनकी निर्भीकता का जो मुख्य कारण था कि वो बहुत सच्ची थी, बहुत सत्यता थी। आपको मैं एक कहानी कहूँ उनकी। जी जी। उनका वो न तो जानवरों से डरती थी, जंगली जानवरों से, और न वो ऑफिसरों से डरती थी। तो एक बार सरला बहन को पूरे अल्मोड़ा जिला का सबसे खतरनाक व्यक्ति बनाया, घोषित किया गया सरकार के द्वारा। अच्छा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अच्छा। तो उस समय पता नहीं कैसे तो एक दो हमारे जिलाधिकारी भारतीय भी होते थे, वहीं के थे, पहाड़ के ही वो जिलाधिकारी थे। उनके पास पुलिस सरला बहन को पकड़ के ले गई, कहा कि सर ये सरला बहन को हम ले आए, इसका वारंट कटा था, हम ले आए, ये है। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने सरला बहन को कहा, सरला बहन इंग्लिश में कहा कि तुम ब्रिटिश होकर के ब्रिटिश लोगों की खिलाफत करती हो, शर्म नहीं आती तुमको? तो सरला बहन तन के खड़ी हो गई और उन्होंने कहा आपको शर्म नहीं आती? आप भारतीय होकर के भारतीय लोगों के पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं? और तो जिलाधिकारी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा छोड़ो इसको, ले जाओ मेरे सामने से, मैं इसकी सज़ा लिख दूंगा। तो
उनको ये डर नहीं था कि ये कुछ भी लिख सकता है, ये कुछ भी ऑर्डर लिख सकता है, सज़ा क्या लिख देगा, कोई डर नहीं था, मरने का भी डर नहीं था सरला बहन को जी। तो ऐसी महिला के साथ में रही। हाँ और मुझे सचमुच में लगता है कि बहुत बनाया उन्होंने मुझे। जी। मैं बचपन से थी, हिम्मती थी, बहुत श्रम करने वाली थी, जैसे पहाड़ की हर महिला करती है वैसा मैं पूरा श्रम कर सकती थी, बाद में भी करती रही, लेकिन जो अंदर से जो स्पिरिट दी वो सरला बहन ने दी। अच्छा, फिर ये जो स्पिरिट थी वो चलती चली गई और हमने देखा कि आप कई आंदोलनों से जुड़ी और उनकी आपने अगुवाई की। खास तौर से हम अगर याद करें तो जैसे चिपको आंदोलन में जो आपकी भूमिका रही, वो कैसे दिन थे और वो कैसा दौर था और कैसे याद करती हैं आज आप उस आंदोलन को? मैं याद करती हूँ, सर्वप्रथम मैं लक्ष्मी आश्रम में काम करते हुए ही एक गांव में गई थी और 5 साल वहाँ रही थी, और उन 5 सालों में मैंने कहीं से कोई आर्थिक मदद नहीं ली थी। गांव के लोग मुझे खाना खिलाते थे, उनके बीच में रहती थी, और उनकी महिलाओं ने सबसे पहले एक चिपको शुरू किया था। वो कहीं आता नहीं है इतिहास में। उन्होंने अपना जो जंगल था गांव का, उस जंगल को लेकर के उन्होंने उसको जो काट रहे थे दूसरे गांव के लोग, वहाँ उन्होंने धरना दिया था और उसको बचा करके उसको बहुत अच्छा जंगल बनाया था। तो मेरे मन में वहीं से शुरू हो गया था कि देखो ये कितना इस तरह किया जा सकता है, पहाड़ की स्त्रियां, उत्तराखंड की महिलाएं ये कर सकती हैं। और फिर 72 में तो फिर चिपको आंदोलन शुरू हुआ और हमारी सही में भूमिका गांव-गांव जाना। मैं पढ़ाती भी थी तो स्कूल के बालिकाओं, हमारा जो लक्ष्मी आश्रम का विद्यालय है उसकी लड़कियों को लेके गांव-गांव जाते थे। उसी से उनकी शिक्षा होती थी कि गांव में जा रहे हैं, जंगल कितना है, कौन कौन सी स्पीसीज हैं, क्या लोगों को महिला को कितनी दूर चलना पड़ता है लाने के लिए, और वो जंगल ख़त्म हुआ है तो कैसे हो गया, और जंगल अच्छा है तो कैसे हो गया। ये सब हम उसी समय देखते थे और लोगों को तैयार करते थे कि ये जंगल तुम्हारा है, इसको बचाओ। जी, तो जंगलों की आवाज़ और हिमालय की आवाज़ राधा भट्ट, जानी मानी गांधीवादी, आज हमारे साथ हैं तेजस्विनी में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए तेजस्विनी। हेलो पापा। मैं कब से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। अच्छा, घर पहुंची कि नहीं? रास्ते में हूँ, आज ऑफिस में लेट हो गया था। ऐसा क्या काम आ गया आज? बेटा 12 बज रहे हैं। लास्ट मिनट ऑफिस में काम आ गया था, फोन नहीं कर पाई। अच्छा, घर कैसे जा रही हो? मैंने टैक्सी ले ली है। ऑफिस से कोई है तुम्हारे साथ? नहीं, मैं अकेले हूँ। अकेली? टैक्सी में इतनी रात में? अरे पापा आप सुनो तो मेरी बात। पापा सुनो, टैक्सी का नंबर नोट करो। 1 सेकंड होल्ड करो। नहीं, मुझे बताओ टैक्सी का नंबर। चलो। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे को ठीक से घर पहुंचा दूंगी। जितनी ज्यादा औरतें होंगी, ये दुनिया उनके लिए उतनी ही बेहतर होगी। चलिए इस दुनिया में बेटियों की जगह पहचानें। राधा भट्ट की सही पहचान महज एक गांधीवादी तक ही सीमित नहीं है। राधा भट्ट उन तमाम आंदोलनों की अगुवा नहीं है जो पहाड़ों, खासतौर से महिलाओं के जीवन से ताल्लुक रखते हैं। भूदान के अलावा बालिका शिक्षा और फिर चिपको आंदोलन और शराबबंदी के खिलाफ संघर्ष के लिए राधा भट्ट का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आज 84 साल की आयु में भी राधा बहन भट्ट का अपने मिशन के प्रति जज्बा कहीं से कम होता हुआ दिखाई नहीं देता। तो विभिन्न आंदोलनों से राधा भट्ट जुड़ी रही हैं। हमने चिपको आंदोलन का जिक्र ब्रेक पे जाने से पहले किया था। हम जानते हैं कि शराबखोरी एक बहुत बड़ी समस्या है पहाड़ों में, और ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, आज भी है, लेकिन आपने उसके खिलाफ बहुत अलग जगाया है, महिलाओं को इकट्ठे किया है। तो ये काम तो काफ़ी मुश्किल है, मतलब ख़ास तौर से पुरुषों के खिलाफ उठ खड़े होना, और वो भी उनकी प्रिय वस्तु शराब को लेकर। सही बात है। और सरकार के खिलाफ खड़े हो जाना, क्योंकि सरकार को उसका राजस्व चाहिए। और वो जब हम कहते हैं, जब हम यूपी के अंदर थे, अभी तो उत्तराखंड में हैं, तो यूपी सरकार भी वैसी थी और उत्तराखंड सरकार भी वैसी ही है कि उनको राजस्व शराब से ही चाहिए।
और कहेंगे तुम्हारा विकास करेंगे, और विकास के लिए जितना पैसा देते हैं उससे अधिक तो शराब से ले जाते हैं लोगों की जेबों से। तो बात यह है कि हमने सबसे पहले गरुड़ एक जगह है वहाँ से शराब का शुरू किया था। एक घटना घटी थी, हम एक छोटा क्लिनिक चलाते थे, उसमें एक महिला आई थी जो पेड़ से गिर गई थी, और जब मैं उसका ड्रेसिंग कर रही थी तो मुझे उसके मुंह से शराब की बदबू आई थी। तब हम उन गाँव में चले गए, उसको ट्रीट किया, वो अच्छी हो गई। तब हमको पता चला कि बहुएं तक शराब पीने लगी हैं। कैसे पीती हैं? घर से धान ले जाती हैं, वो दुकान में दे देती हैं और दुकानदार उनको थोड़ा सा ऐसे पिला देता है। हाँ, वो सोचती हैं जैसे चाय से शरीर में गर्माहट आती है, इससे भी आती है। वो जानती नहीं कि क्या होगा, तो उसी करके वो पेड़ पर चढ़ी तो गिर गई, उसके हाथ पांव ढीले हुए होंगे। तो फिर हम गांव-गांव गए और हमको लगा कि ये तो बहुत भयंकर चीज़ हो गई है, और ये भी लगा कि बच्चे भी इसमें फंस गए हैं। तो तब हमने आंदोलन शुरू किया था, और वहाँ के स्थानीय लोगों को आगे करके। आज किस रूप में ये आंदोलन? हम जानते हैं कि उत्तराखंड की महिलाएं कभी भी ऐसे विषयों को लेकर आंदोलन करती हैं, और जाहिर है उसके पीछे आपकी प्रेरणा हमेशा रहती है। असल में ऐसा है कि तब तो हमको जाना पड़ता था कहने, अभी किसी को हमको नहीं जाना पड़ता। नहीं, महिलाएं इतनी तेज हो गई हैं, खुद समझ गई हैं कि हम क्या कर सकते हैं, और वो अब जहाँ उनको लगता है कि ये इससे हमारा नुकसान हो गया है या हो रहा है, वो खुद उठ के आती हैं। दनिया जैसी एक जगह में महिलाएं मेरे पास आई और कहने लगी चलो हम शराबबंदी का आंदोलन करते हैं। महिला कह रही है मुझसे चलो। और हाँ, और फिर जब आंदोलन चल रहा था काफ़ी, तो मैंने कहा तुमको जेल भी जाना हो सकता है, पड़ सकता है ऐसा, क्योंकि मैं तो खुद जेल गई थी कई बार शराबबंदी के लिए। मुझे ले गए थे पौड़ी जेल में, अल्मोड़ा जेल में, मुझे यानी मेरे साथ और भी। तो फिर वो महिला घर गई और जाके कहने लगी अपने घर में कि मुझे कल को गिरफ्तार करके ले जाएंगे, इसलिए पड़ोस वालों तुम मेरी भैंस को घास डाल देना, यहाँ घास रखिए, ऐसा करना। तो ये तो महिलाओं की बात है ना। मैं कहती हूँ हम नहीं करते हैं, वो करती हैं। और मैं कहती हूँ मुझे उन्होंने बहुत सिखाया है। जो कुछ भी तेज है वो उनका दिया हुआ तेज है। मतलब ये जो तेजस्विनी हमारे सामने है वो उन्हीं का दिया है, उन महिलाओं का तेज शामिल है। बिल्कुल। विनोबा जी के साथ में भी तो आपने काफी, जैसे आपने कहा कि भूटान आंदोलन के दौरान उस समय के क्या आपके संस्मरण है विनोबा जी के साथ? क्या कहकर बुलाते थे वो आपको? हाँ, विनोबा जी के साथ जब हम पदयात्रा में थे तो विनोबा जी तो उसको जंगम विद्यालय कहते थे, माने चलते फिरते वो हर कार्यकर्ता को कुछ कुछ सिखाते थे। तो हमेशा मुझे पूछते थे आजकल क्या अध्ययन चल रहा है। अध्ययन से मतलब उनका साधारण किताब से नहीं होता था। गीता पढ़ रही हो, उपनिषद पढ़ रही हो, या कोई और दूसरी ऐसी पुस्तक पढ़ रहे हो जिसमें ज्ञान है। और उनका बहुत विचार था कि लड़कियों को ब्रह्मवादिनी बनना चाहिए, तो वो हमको वैसा ही बनाना चाहते थे। तो ये उस समय की बात है। पर जब वो फिर अपने आश्रम में आ गए तो मैं तो तब भी जाती थी। मैं उनके साथ यूपी में लगभग 15-20 दिन पदयात्रा की थी, और आसाम में पूरा 1 महीना। तो फिर बाद में भी उनके आश्रम में जाती थी। वो जहाँ बैठते थे सामने बिल्कुल आगे से रास्ता था, तो वहाँ से हम लोग इधर आते थे। मैं इधर आती तो दूर से कहते थे देखो वो हिमालय आ रहा है। क्या उन्होंने मेरा नाम ही हिमालय रख दिया था। नहीं, आज भी याद करती हूँ, सचमुच में गजब के आदमी थे। और कार्यकर्ताओं को बहुत कैसे वो कार्यकर्ता को उत्साहित कर देते थे। एक बार कहने लगे मैं सुबह उठता हूँ ना, तुम लोग विष्णु सहस्र नाम पढ़ती हो, मैं अपने कार्यकर्ताओं के सहस्र नाम याद करता हूँ, सुबह को याद करता हूँ, उसमें तुम्हारा नाम भी है एक। और तो ये जो हिमालय आपको कहते थे, हम जानते हैं कि आप पर्यावरण के लिए और प्रकृति के लिए, पहाड़ों के लिए भी उसी प्रकार से काम करती हैं। क्या हालत आज देखते हैं आप पहाड़ों की, नदियों की? कहाँ पाती हैं इनको? देखिए, मैं उत्तराखंड की बात ज़्यादा कहूँगी, यद्यपि मैं पूरे हिमालय को जानती हूँ, त्रिपुरा से लेके कश्मीर तक सब जगह गई हूँ। सब जगह मेरे साथी हैं, सब जगह लोग काम करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि हिमालय के प्रति हमारे लोग
सीरियस नहीं है। हिमालय को बहुत केयर चाहिए और हिमालय बहुत बड़ी एसेट है हमारे लिए। बहुत, मैं कहती हूँ पूरा उत्तर भारत अगर हिमालय नहीं होगा, आप सोचिए क्या होगा, रेगिस्तान होगा। तो इस बात को, इस तथ्य को समझ करके विकास की योजनाएं बननी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और हम अभी बहुत कोशिश कर रहे हैं हिमाचल में भी और उत्तराखंड में भी कि गवर्नमेंट से कहें कि आप एक पहाड़ के लिए अलग से विकास नीति बनाइए। जो कुछ मैदान में बनता है वही वहाँ बना दें। बिजली चाहिए तो तुरंत से बांध बना दें। उस बांध को बना के नदी का क्या होगा, पहाड़ का क्या होगा, लोगों का क्या होगा? आखिर लोग तो रह ही रहे हैं वहाँ, पीढ़ियों से रह रहे हैं। तो ये सब बात को नहीं सोचा जा रहा है, ये सबसे बड़ा दुख है। और हमने खूब कोशिश की है समझाने की। हमने अपने उत्तराखंड सरकार को भी बहुत समझाया है। जब खंडूरी जी थे तब तो उन्होंने एक बहुत बड़ी विशाल सभा की थी सरकारी कर्मचारियों की। तो ओपन माइनिंग के खिलाफ भी तो आपने काफी आवाज बुलंद की। हाँ, और अभी देखिए ओपन माइनिंग अभी भी बहुत चल रही है। हमने तो पूरा 2 साल लगाया था। एक जगह एक गांव की महिलाओं ने लगाया था, कहना चाहिए, उन्होंने ही बुलाया। उन्होंने कहा हमारे खेत ख़त्म हो गए हैं, उसमें मलबा बह के आकर के हमारे धान दबा दिए हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे साथ आओ। तो हम गए और हमने उनके आंदोलन को मजबूती दी और 2.5 साल में वो बंद हो गया। लेकिन अभी बहुत है, ख़ास करके ये जो सोप स्टोन का खनन होता है वो बहुत है और वो बिकता है अच्छे दाम में। तो सबको तो पैसा चाहिए, प्रकृति नहीं चाहिए, पहाड़ नहीं चाहिए, हिमालय नहीं चाहिए, हिमालय की नदियाँ नहीं चाहिए। बड़ा दुख है, लेकिन सवाल यह है कि हम भी तो लगे ही रहेंगे। जी, अच्छा, आप गांधी जी के विचार को और ख़ास तौर से अहिंसा के विचार को आप फैला रही हैं। हम जानते हैं कि आप कई मुल्कों में उस विचार को लेकर जा रही हैं। कहाँ पाती हैं आज आप गांधी जी के इन विचारों को, अहिंसा को, सत्य प्रियता को? मैं एक बात कहूँगी। आज इच्छा सबकी हो गई है वायलेंस से बचने के लिए, गांधी का ही रास्ता है। इसलिए नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का जो रास्ता है वो गांधी वाला रास्ता ही हमको लेना होगा। मैं आपको बताऊं, मैक्सिको में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ओनम यूनिवर्सिटी। तो वहाँ उन्होंने मेरे लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें जो ओनम यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा अधिकारी है, वाइस चांसलर नहीं था पर उस विभाग का था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो कहता है कि हम बिल्कुल साफ समझ गए हैं कि अगर हमको बचना है मैक्सिको को तो गांधी के रास्ते से ही बच सकते हैं। लेकिन हम कैसे गांधी के रास्ते पर चलेंगे, इसको बताने का जिम्मा इंडिया का है, भारत का है। वो हमको बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे गांधी के रास्ते पर चल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इसलिए हमारी शक्ति इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि ऐसे लोगों को मजबूती देने के लिए वो बुलाएं तो हम जाएंगे। तो मैं 2-4 बार तो मैक्सिको ही गई हूँ, जहाँ सबसे ज़्यादा हिंसा है अभी, सड़कों पर है, घरों में है, महिलाओं के साथ है, नौजवानों के साथ है, किडनैपिंग है, क्या नहीं है वहाँ, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं ऐसा सोचती हूँ कि लोगों का बहुत सोच उस तरफ जाता है, पर लोग अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलना चाहते। और गांधी तो लाइफस्टाइल बदलने की बात कहता है ना, नॉन वायलेंट लाइफस्टाइल होनी चाहिए। जी, तो राजा जी अब ये बताइए कि ये जो रास्ता है जो गांधी जी ने आपको दिखाया है, किस तरह उस पर आगे बढ़ना चाहती हैं और कौन सी ऐसी मंजिल है जो अभी पाना बाकी है? देखिए, अगर सचमुच में एक अहिंसक समाज की रचना करनी है, मैंने तो जीवन भर केवल संघर्ष नहीं किया है, रचना भी की है। रचना और संघर्ष दोनों मैंने साथ साथ जिए हैं, साथ साथ किए हैं। तो उसके लिए हमको एक अहिंसक समाज की रचना करने के लिए हमको जो सत्ता है उसको गांव को, लोगों तक पहुंचाना होगा। जो सेंट्रलाइज्ड सत्ता है, जितना ज़्यादा सेंट्रलाइज होगी उतना वायलेंस होगी, और ये पूरा दुनिया जान रही है अभी। लेकिन कैसे फिर
उसको डिसेंट्रलाइज करें, वो नहीं समझ पा रही है। तो मंजिल है वो अहिंसक समाज बनाना। और हमें उम्मीद है कि इस दिशा में आप निरंतर आगे बढ़ती रहेंगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये थी राधा भट्ट, हमारी आज की तेजस्विनी, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। किस तरह से दृढ़ इच्छा शक्ति से आप जीवन के रास्तों में आगे बढ़ सकते हैं, ये हम इनसे सीख सकते हैं। अगले हफ्ते एक ऐसी ही और तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।